हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है आप लोगों का। ठीक है, वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। तो आज मैं एक बहुत ही आपके साथ मस्त चैप्टर लेकर आया हूँ, सेमीकंडक्टर। तो मैं बहुत सिंपल चीज़ के बारे में बता दूँ, ये प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस बार हम लोग। कोई भी चीज़ जहाँ जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम होते हैं आसानी से वो सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर 7 मार्क्स का है, यानी बहुत कम, 1-1.5 घंटे के अंदर आप 7 मार्क्स ईजिली कवर कर ले जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ क्या होता है, सेमी कंडक्टर, उसके बारे में भी देखेंगे। आइए देखते हैं सॉलिड। अपने सॉलिड जो है कंडक्टिविटी के बेस पर 3 टाइप का होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। कंडक्टर का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, जिनके अंदर करंट फ्लो होता है। वो कौन से होते हैं, मेटल होते हैं। और ग्रेफाइट के अंदर स्टार लगा लो, नॉन मेटल होता है। और जो इंसुलेटर होते हैं, जिनके अंदर फ्लो नहीं होता है, वो वुड है, प्लास्टिक है, रबर है, डायमंड है। और जो इन दोनों के बीच में होगा कि भाई कंडक्ट हल्का सा कंडक्ट भी करेगा, इंसुलेटर, जो दोनों के बीच में होगा, सेमी कंडक्टर। और इसका परफेक्ट एग्जांपल आपको 2 याद रखना है, सिलिकॉन और जर्मेनियम आपको याद रखना है। यही आपसे पूछा जाएगा। कुछ चीजें मैंने लिख दी हैं। अगर कंपाउंड में क्या होगा, देखो Ga, गैलियम और As, और इंडियम और फास्फोरस, ये इनऑर्गेनिक हो गए। एंथ्रासीन का आपने नाम सुना होगा, ऑर्गेनिक में, ये ऑर्गेनिक हो गए, ठीक है ना। तो ये सिंपल से होते हैं। अब आइए देखते हैं चीजें। अब ये देखिए, सिंपल सी बात है, कंडक्टर है। अब खुद सोचिए, जो कंडक्टर है जिनके अंदर करंट फ्लो होता है, क्या उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? अगर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, क्या रोकने वाला कम होगा? तो रेजिस्टिविटी कम होगी। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी आपस में उल्टा होते हैं। ये पहले ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसकी कंडक्टर है तो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, सिग्मा, और रो यानी रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, यहाँ रो से डिनोट करते हैं। ये रेजिस्टिविटी हो गई। यहाँ पर क्या होगा, इंसुलेटर का लो कंडक्टिविटी हाई, तो एक लो तो एक हाई, और इसमें इंटरमीडिएट होगी। बहुत सिंपल सी बात। अच्छा, इसका मैंने कुछ ऑर्डर लिख दिया। कई बार ऑर्डर आपसे पूछ लिया था, 10 की पावर 2 से 10 की पावर 8। इसी को उल्टा कर दो, 2 तो -2, 8 तो -8, यही करना है। यूनिट आपको ध्यान रखनी है। इसकी -11 से -19 बहुत ज्यादा कम है, इसका उल्टा कर दो। और इसकी क्या होगी, मॉडरेट होगी, बीच में होगी। ये तो हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कई बार जब आप कंपटीशन दोगे तो कंपटीशन में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। पहला, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी यानी अल्फा। और अल्फा आपको बताता था, हमने पूरी डिटेल में इसको पढ़ा, जाके वीडियो देखिएगा, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो अल्फा आपको ये बताता है कि टेम्परेचर के चेंज करने से रेजिस्टेंस कैसा होगा। अल्फा यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, R = ρL/A, तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। बहुत इजीली हमने समझ लिया, ठीक है ना, सिंपल। इसमें निगेटिव होता है, लेकिन इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। क्या बताओ, क्या इसके अंदर करंट फ्लो होता है? नहीं। तो बताओ, क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निगेटिव होता है लेकिन कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फ्लो तो होता ही नहीं है। मॉडरेट, ये देखो सेमीकंडक्टर, इसका निगेटिव होता है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। एक क्वेश्चन आ गया था बाद में कि अगर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, बताओ करंट कैसा होगा? भैया करंट भी ज्यादा होगा, सिंपल लैंग्वेज है ना। इसका ग्राफ भी आ चुका है। तो ग्राफ देखो कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कम हो रही थी, तो आपका ऐसे हो गया। टेम्परेचर बढ़ाने पे ये है तो अलग ग्राफ आ जाएगा, ठीक। ये सिंपल सी चीज। अगला क्वेश्चन ये करंट, कि जो कंडक्टर है उसके अंदर जो करंट फ्लो होता है किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अंदर तो फ्लो होता ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे। इसको ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन एंड होल। इलेक्ट्रॉन एंड होल ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे। ये मैंने इसलिए लिख दिया है, आगे अभी पढ़ेंगे डिटेल में, ताकि साथ साथ में आपका कवर हो जाए। जैसे ये देखिए, ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 पॉइंट और 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होगा ना, कंडक्शन, 2 चीज होंगी, एक कंडक्शन बैंड होगा, एक वैलेंस बैंड होगा ना। सिंपल बता रहा हूं आपको कि इलेक्ट्रॉन यहां से कूद कर यहां जाएगा तो फ्लो होगा। अब बताओ, कंडक्टर में ऑलरेडी क्या है, कंडक्टर इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फ्री हैं और फ्लो हो रहे हैं। तो इसमें वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में कोई भी गैप नहीं होगा, कोई भी गैप नहीं होगा, दोनों ओवरलैप। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, किसमें नहीं होगा गैप? तो यानी गैप नहीं है, देखो दोनों जुड़े हुए हैं, बराबर हैं, तो गैप नहीं है, ओवरलैप यानी ओवरलैप है। बात समझे? नो गैप, इसका मतलब क्या है, ओवरलैप होगा, ठीक है ना। नो ओवरलैप नहीं कह रहा हूं, मतलब ओवरलैप है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये दोनों आपस में क्या है, मान लो ये अपना कंडक्शन बैंड वाला एरिया, ये आपका क्या हो जाएगा, वैलेंस बैंड। दोनों आपस में जुड़, क्या गैप है? नहीं। जब गैप आ जाएगा तो ये गैप हो गया, लेकिन अभी ये गैप नहीं है, इसका मतलब ओवरलैप है, सिंपल सी बात। तो Eg क्या है, जो गैप की वैल्यू क्या है, 0, फॉरबिडन एनर्जी गैप, आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें क्या इंसुलेटर में फ्लो नहीं होता? तो बताओ, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तब कंडक्शन होगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, इसका मतलब
इंसुलेटर, तो इसका गैप बहुत ज़्यादा होगा। हम सिंपल लॉजिक लगा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ने जो छलांग लगाई है वो लगा नहीं पाई है, क्यों? गैप बहुत ज़्यादा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, गैप थोड़ा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये आपको अभी आगे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आइए देखते हैं कि जो सेमीकंडक्टर है एक्सप्लेन्ड बाई दो थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है। एक अपने सिलेबस में है एनर्जी बैंड थ्योरी, ठीक है ना। अच्छा, सिलिकॉन का मैंने एग्जांपल लिया, सिलिकॉन का कितना होता है 14। तो आइए देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। क्या इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है? तो आउटर मोस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कह रहा हूं मेरे घर 3 फ्लोर का है, तो आखिरी वाला फ्लोर कौन सा है? 3। तो इसमें देख लो, फर्स्ट फ्लोर, ये पूरा सेकंड फ्लोर, ये पूरा जो है 3 वाला थर्ड फ्लोर। तो मतलब कितने लोग यहां पर हैं? 2 और 2, यानी 4 इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस शेल कह लीजिए, आउटर शेल कह लीजिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पहला क्वेश्चन बन जाता है, सिलिकॉन के या सेमीकंडक्टर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और सिलिकॉन के नीचे ही क्या आता है? जर्मेनियम आता है, ठीक है। अब यहां पर एक देखिए आइसोलेटेड एटम, क्या ये चीज आप लोग एटम में, मैं पढ़ाऊंगा एटम में, लेकिन फिर से पूछता हूं कि क्या हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी होती है? देखो, ये फर्स्ट ऑर्बिट यानी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, पहले में 2, दूसरे में 6 और 2 8, तीसरे में 4। तो बताओ, इस ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होगी, इस ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होगी, इस ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होगी, और इस ऑर्बिट की अपनी एनर्जी। रीजन क्या होता है? एनर्जी और ऑर्बिट में इन्वर्सली रिलेशन होता है, ये आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। सबकी अपनी अलग अलग एनर्जी लेवल है। तो मैंने कहा कि आइसोलेटेड एटम, यानी एक एटम को हमने अलग कर लिया है, आइसोलेटेड एटम के अंदर एनर्जी लेवल जो होगा E1 E2 E3, ये डिस्क्रीट होगा, ये फैला होगा। हालांकि डिटेल में पढ़ाया जाता है पूरी कि बहुत ज़्यादा कैसे कैसे होगा, कैसे ओवरलैप करेगा, कैसे बनेगा, लेकिन ज़्यादा जानने की ज़रूरत अभी नहीं है। हमें सटीक चीज़ें करनी है ताकि मार्क्स पूरे मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं, बताऊंगा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फालतू में 10 मिनट 12 मिनट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इन सिलिकॉन क्रिस्टल, सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर मेनी एटम आर ब्रॉट नियर टू फॉर्म सॉलिड क्रिस्टल। ये बहुत सारे एटम पास में आते हैं, पास में आते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, तो क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है। आउटर इलेक्ट्रॉन आल्सो स्टार्ट इंटरेक्टिंग थ्रू बॉन्डिंग एंड देयर एनर्जी आर स्टार्ट टू फॉर्म कंटीन्यूअस एनर्जी। अब मैं एक चीज दिखाने जा रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर ये सिलिकॉन आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, खुद सोचो, अगर ये सिलिकॉन आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ये मान लो मेरे दो ढक्कन आपस में ये ओवरलैप कर रहे हैं। अब ये ओवरलैप कर रहे हैं, सबसे ज्यादा ओवरलैप कौन करेगा? क्या ये जो आउटर वाला है सबसे ज्यादा ओवरलैप वही करेगा? तो इसका मतलब ये जो आउटर वाला है सबसे ज्यादा ओवरलैप कौन करेगा? यही करेगा। और जब ये लोग आपस में ओवरलैप करेंगे, क्या इनकी एनर्जीज जुड़ेंगी, एनर्जी ऐड होगी, तो टू फॉर्म अ कंटीन्यूअस एनर्जी, तो कंटीन्यूअस एनर्जी फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें थी, फिर और फिगर से मैं आपको आगे समझाना जा रहा हूं, ठीक है ना। आइए देखते हैं, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल, ये भी सिलिकॉन का क्रिस्टल, इसकी अपनी एनर्जी, ठीक है, पूरा जो बताया, इसका अपना एनर्जी। जब ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जब पास पास आ रहे थे, पास पास इंटरेक्ट, ये बताइए जब इंटरेक्ट करेंगे, मैंने बताया था एनर्जी बढ़ती है, आपस में इंटरेक्शन होगा तो एनर्जी जाहिर सी बात है वो बढ़ेगी। तो देख लो, एनर्जी थोड़ी सी पहले पतली, अब थोड़ा सा मोटा हुआ बढ़ रही है। लेकिन मैंने यहाँ पर दिखाया सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, सबसे मोटा बैंड किसका होता है? ऊपर वाले का। रीजन बताइए, जब आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, सबसे ज्यादा कौन वाला इंटरेक्ट करेगा? आउटर वाला। जाहिर सी बात, सबसे ज्यादा कौन इंटरेक्ट करेगा? आउटर वाला इंटरेक्ट करेगा, इसलिए आउटर वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। फिर एक पूरा रीजन होता है कि एनर्जी ज्यादा होगी, ओवरलैप करेगा, ये इसमें जाएगा, ये इसमें, यानी इन दोनों की आपस में एनर्जी मिक्स होती है। तो पूरा हमें डिटेल में नहीं जाना, बस इतना बताऊंगा, जब एनर्जी बैंड बहुत ज्यादा हो जाता है, ये 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। ये हम 2 टुकड़ों में इसको बांट देते हैं, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। इस वैलेंस बैंड में, यानी इसके जो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कौन से हैं? वैलेंस बैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि वैलेंस बैंड में उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे वो कहां पर होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होंगे। और जो कंडक्शन बैंड होगा, अभी उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2 बैंड में डिवाइड, एक वैलेंस बैंड, एक कंडक्शन बैंड। आइए देखते हैं एनर्जी बैंड क्या होता है। ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। आउटर शेल की बात करें, अब हम सिर्फ आउटर शेल की बात करेंगे, इस वाले की बात करेंगे, वैलेंस बैंड। ये वैलेंट बैंड्स का ऊपर वाला, ध्यान से, वैलेंस बैंड के ऊपर वाला हिस्सा यानी इसकी मैक्सिमम जो एनर्जी है, कंडक्शन बैंड का जो नीचे वाला हिस्सा मिनिमम एनर्जी। क्या इन दोनों के बीच में ही एक गैप है? तो इन दोनों के बीच का जो गैप है उसे क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप, डेल्टा ईजी, यानी एनर्जी सेपरेशन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। 1 नंबर में आया हुआ है 2020 में। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, ECB मिनिमम माइनस EVB मैक्सिमम, यानी आप इसकी जो मिनिमम एनर्जी है, इस वाला ऊपर वाले की, जाहिर सी बात है इसकी एनर्जी, कंफ्यूज नहीं होना है, यानी इसकी हम पूरी ये नहीं कह रहे हैं कि इसकी मिनिमम एनर्जी, हम ये कह रहे हैं कंडक्शन बैंड में जो इसके नीचे वाला हिस्सा है, तो वो कंडक्शन बैंड का मिनिमम होगा।
इसका वैलेंस बैंड का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो वैलेंस बैंड का मैक्सिमम होगा, इन्हीं दोनों के बीच में है। सिलिकॉन का कितना होता है 1.1 और जर्मेनियम का कितना होता है 0.7। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था कि सिलिकॉन का कितना है, तो बहुत चांस होगा कि जर्मेनियम का आपसे पूछ ले। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनते, जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं बता दूंगा। ठीक, ये हो गया आपका सिलिकॉन का और ये जर्मेनियम का। अब एक लॉजिक लगाकर कैसे याद रख सकते हैं कि इसका ज्यादा होगा, सुनो। सिलिकॉन जो होता है वो क्या, देखो यहां पर होता है, सिंपल से अगर बात कहें, पहले कार्बन होता है, फिर सिलिकॉन होता है, फिर जर्मेनियम होता है। बताओ साइज नीचे क्या जाते जाते बढ़ती जा रही है, साइज बढ़ती जा रही है न्नीचे जाने पर। बताओ अगर जर्मेनियम नीचे है, बहुत नीचे, क्या इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकल जाएगा? तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो देख लो कम है। और उसके मुकाबले में सिलिकॉन ऊपर है, न्यूक्लियस के पास है, छोटा है, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन ये बन गया था। दूसरा, अच्छा बताओ, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा समझाऊंगा, अब सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, वहां मैंने लिखा है, वो आपसे पूछा गया है कि इसके बेसिस पर डायग्राम बनाओ। इसके बेसिस पर हमने जैसा कि पिछले उसमें स्लाइड में देखा था, डायग्राम जो मैंने बनाया था, उस डायग्राम को अच्छे से देख लो। अगर ये एनर्जी गैप नहीं होगा, जीरो होगा, तो क्या होगा? आपका कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, आपका कंडक्टर। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एनर्जी गैप पर क्या डिपेंड करता है भाई? कंडक्टिविटी। जितना कम होगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, फुर्र ऊपर छलांग लगा देगा, तो वो क्या होगा? अपना आपका सिंपल सा एनर्जी बैंड डायग्राम बना देंगे। तो एनर्जी बैंड डायग्राम पे बहुत ज्यादा 3 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा सेमीकंडक्टर, 3 से ज्यादा होगा तो आपका इंसुलेटर। तो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। वैलेंस बैंड क्या होता है? ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। यानी वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी जो एनर्जी लेवल होगी वही क्या होगी? अपना वैलेंस बैंड, जैसा कि मैंने बताया था। फ्री इलेक्ट्रॉन जो पहले से उसमें मौजूद है। और कंडक्शन बैंड क्या होंगे? वही विच विल जंप फ्रॉम, अगर कोई वैलेंस बैंड से जाएगा जंप करके कंडक्शन बैंड में, तो वही पार्टिसिपेट करेगा कंडक्शन में, ठीक है ना? तो वही क्या होगा? अपना कंडक्शन बैंड होगा। सिंपल सी बात है। आइए देखते हैं। 0 केल्विन पे, रूम टेम्परेचर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 केल्विन का मतलब क्या है? कोई भी एनर्जी उसको नहीं मिली, कोई भी एनर्जी नहीं मिली है, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, तो कंडक्शन बैंड पूरा खाली है। अगर कंडक्शन बैंड पूरा का पूरा खाली है, क्या कंडक्ट कराएगा? नहीं कराएगा, इसका मतलब इंसुलेटर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेमीकंडक्टर इंसुलेटर जैसा बिहेव कब करता है? कब करता है बच्चों? जब 0 केल्विन, कोई भी एनर्जी नहीं मिली। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, एनर्जी नहीं मिलेगी, नहीं जंप करेगा, कंडक्शन में नहीं जाएगा, तो कंडक्ट नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, बिहेव लाइक इंसुलेटर। रूम टेम्परेचर, अब दिमाग लगाओ, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री, एनर्जी मिली ना? एनर्जी तो मिली, तो कुछ ना कुछ एनर्जी मिली है, तो जो यहां का इलेक्ट्रॉन है क्या वो जंप करेगा? जैसे ही यहां का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कंडक्शन बैंड में, क्या कंडक्शन होना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल। अब सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन गया, अगर इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी, तो क्या यहां पर एक होल क्रिएट होगा? खाली जगह होगी भाई। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से जाएगा, क्या खाली जगह बचेगी? अरे उसी खाली जगह को तो ही तो होल बोलते हैं। क्लियर? कोई टफ नहीं है। इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर चला गया, कुर्सी खाली हो गई, उसी खाली कुर्सी क्या बोला? होल। क्या इलेक्ट्रॉन गया है? तो इलेक्ट्रॉन जब जाता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस, तो अगर इलेक्ट्रॉन गया तो माइनस गया, तो क्या बचेगा? प्लस बचेगा। तो इसीलिए होल कैसा होता है? प्लस। बहुत सिंपल, मैंने आपको समझा दिया, लिख दिया। इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड एक्वायर्ड सम थर्मल एनर्जी एंड जंप टू कंडक्शन बैंड एंड पार्टिसिपेट इन कंडक्शन एंड क्रिएट होल। अब एक सबसे फेमस क्वेश्चन कि सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है किस पर? रूम टेम्परेचर पर। कंडक्शन बैंड में किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन। देख लो, बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वैलेंस बैंड में किसकी वजह से होगी? होल की वजह से होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? डायग्राम इजी का। दूसरा ग्राफ जो मैंने आपको दिखाया था, रेजिस्टिविटी का ग्राफ मैंने आपको दिखाया था, और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ग्राफ बना चुके हैं, तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। अब एक क्वेश्चन लास्ट इस टॉपिक पर बनता है, पहला, फिर टॉपिक ये वाला तो खत्म। पहला कि कार्बन और सिलिकॉन, भाई कार्बन में भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो कार्बन में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इंसुलेटर है, जबकि सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर। ऐसा क्यों हुआ? आइए देखते हैं। देखो, मैंने कार्बन का बनाया 1s2 2s2 2p6, यहां सिलिकॉन का बनाया। क्या कार्बन सेकेंड पीरियड, सिलिकॉन थर्ड पीरियड? क्या कार्बन न्यूक्लियस के बहुत पास है? ठीक है, बहुत पास है। क्या इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। जबकि सिलिकॉन थर्ड ऑर्बिट में है, उससे दूर है, तो जो भी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और अगर आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो मैंने 3 लाइन लिखा है, आप इसको 5-6 लाइन बना सकते हैं। मैंने सिलिकॉन के बारे में लिख दिया, 3 लाइन और ऐड कर दो कि कार्बन का क्यों नहीं हो सकता, पास में है, नहीं निकलेगा, नहीं पार्टिसिपेट करेगा। तो आपको बनाना आना चाहिए आंसर, कि 2 लाइन से 10 लाइन बना दो, क्यों? उसी बात को घुमा दो, लेकिन एग्जैक्ट चीजें आपको लिखना। तो ये टॉपिक खत्म, पूरा पीवाईक्यू खत्म कर दिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये प्रॉमिस है मेरा।
आइए देखते हैं सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन क्या है। एक तो दो टाइप के, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। सिंपल सा, इंट्रिंसिक का मतलब जो प्योर है, जो मैंने सिलिकॉन एटम लिया है वो प्योर फॉर्म में लिया है, कोई भी मिलावट नहीं की है, उसे कहेंगे नेचुरल या प्योर, ठीक है ना। ये आपका अच्छा, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। अभी बात हम लोग करेंगे इसकी, ठीक है ना। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इसमें हमने क्या किया है, प्योर वाले के अंदर थोड़ी सी मिलावट कर दी है। क्यों मिलावट कर दी है, ये सेमीकंडक्टर जो कंडक्टिविटी के हिसाब से थोड़ा वीक था, कमज़ोर था, हमने थोड़ी सी मिलावट कर दी है ताकि कंडक्टिविटी बढ़ जाए। यानी इससे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी, एक्सट्रिंसिक की, तभी तो हमने बनाया है। अच्छा, ये इम्प्योरिटी हम डालेंगे वो दो टाइप की होगी, एक एन टाइप की, एक और पी टाइप की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। एन टाइप का मतलब क्या होता है, जो इम्प्योरिटी डाली आपने पेंटावैलेंट। अच्छा, हम लोग सिंपल सी बात करेंगे, हमारा सिलिकॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 4 इलेक्ट्रॉन होते थे। तो या तो हम 5 वाली डालेंगे या तो हम किसकी वाली, 3 वाली डालेंगे, दिमाग में लेके चलना। इसमें हमने डाला पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट का मतलब 15 ग्रुप, वही नाइट्रोजन वाला, तो इसमें फास्फोरस लिया, एस लिया और एसबी लिया। ये सारी इंप्योरिटी हम डालेंगे। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो 4 से एक ज़्यादा हो जाएगा। खुद सोचो, पहले हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते थे, हमें 4 की ज़रूरत है, लेकिन ये 5 इलेक्ट्रॉन है, पेंटावैलेंट है, तो एक ज़्यादा हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्या वो डोनर हो गया, इसका मतलब देख लो, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, होल से ज़्यादा होगा। लॉजिक लगा सकते हैं। ट्राईवैलेंट का मतलब क्या होता है अपना, कि 13th ग्रुप वाला, जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बोरान वाला। अगर इनके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या, इसको इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो एक्सेप्टर इंप्योरिटी इसे कहा जाता है, ए, और ये ज़्यादा है तो डोनर। लॉजिक लगाओ आराम से। अगर इलेक्ट्रॉन कम है, यहां से देखो, अगर 4 से कम है, इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब क्या होगा बताओ, पॉजिटिव होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो पॉजिटिव, तो यहां पर होल ज्यादा होंगे, देख लो, होल यहां पर ज्यादा होंगे। यह एक लॉजिक और दिमाग में अगर याद रखने का तरीका, P डज नॉट इक्वल टू P, यानी पेंटावैलेंट में 5 P वाला पेंटावैलेंट नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ट्राईवैलेंट होगा, ठीक है ना। ये बात हो गई हमारी। आइए देखते हैं डिटेल में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है। प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन, ये हमने बताया, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। जर्मेनियम में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो आउटर मोस्ट को ही देखना है पहली चीज। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर सिलिकॉन और जर्मेनियम 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, सिलिकॉन जर्मेनियम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अब जाहिर सी बात है, ये लोग कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की, उसे क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे मैंने दिखाया, इसके पास देख लो, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर, तो अपना 4 4 8 हो गए। ऐसे सिलिकॉन क्या करता है, पूरा का पूरा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो 0 केल्विन पे मैंने बताया था कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, मतलब ऐसे नहीं स्ट्रांग होंगे, बट नॉर्मली स्ट्रांग होंगे। तो 0 केल्विन है, टेंपरेचर आप नहीं दे रहे हो, तो वैलेंस बॉन्ड तो फिल होता है, लेकिन कंडक्शन बैंड खाली होता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं जाएंगे, तो कंडक्शन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि 0 केल्विन पर वैलेंस बैंड फिल होता है, क्यों, ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है ना उसके, तो चारों कहां पर होंगे, यहां, लेकिन कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएंगे, एनर्जी मिली नहीं है। लेकिन जैसे ही रूम टेंपरेचर पे कुछ एनर्जी मिलती है, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं यहां से ब्रेक होते हैं। अब यहां से देखिए आप, ये जो बॉन्ड था, ये वाला जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन था, यहां से ब्रेक हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से ब्रेक हुआ, क्या एनर्जी की वजह से हुआ, थर्मल यानी हीट टेंपरेचर की वजह से, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, क्या खाली जगह बचेगी, उसी खाली जगह को मैंने क्या बोला, होल, ठीक है ना, सिंपल बात। तो यानी मेक ब्रेक एंड फॉर्म, ठीक। अब ये चीज बताई गई है एक नॉर्मली, कि सिलिकॉन में 10 की पावर 12 में से कोई एक एटम जो है जंप करता है, और जर्मेनियम में 10 की पावर 9 में से कोई एटम जंप करता है। अच्छा, कोई आप रीजन कोई बता सकता है कि क्यों ऐसा ज्यादा, भाई जर्मेनियम नीचे होता है, देखो 4, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है, न्यूक्लियस से काफी दूर है, तो उसके मुकाबले में तो है, लेकिन फिर भी बहुत कम है, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, करोड़ों में से एक जा रहा है, बहुत कम है, तो हमें कंडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए तो इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं। दूसरा, रूम टेंपरेचर पे क्या हो रहा है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं, तो जो होल है, अब होल की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, क्या ये होल आया है इलेक्ट्रॉन के जाने से, तो प्लस चार्ज। क्या इलेक्ट्रॉन के, अच्छा ये वर्चुअल क्यों लिखा हमने, ये हमने एज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन गया होगा तो खाली जगह होगी, उसी खाली जगह को हमने क्या बोला, होल। तो एक वर्चुअल चीज होती है। मास क्या होता है, होल का ज्यादा होगा ना, ये चीज ध्यान रखना, मास होल का ज्यादा होगा। अगर होल का मास ज्यादा होगा, खुद सोचो, मास अगर ज्यादा होगा तो क्या वो कम भागेगा, तो इसका मतलब मोबिलिटी उसकी क्या होगी, कम होगी। न्यूट्रल होता है, क्योंकि अच्छा कोई पूछेगा सर ये तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो प्लस आएगा, तो न्यूट्रल आप बोल रहे हैं, हाँ भाई देखो, कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है, लेकिन है तो एटम के अंदर
है तो एटम के, ये दिमाग लगाओ, किसी पर प्लस या माइनस तब आता है जब इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाता है पूरा का पूरा। Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने, अब ले नहीं सकते, दे दिया, लेकिन ये तो सिर्फ वैलेंस से कंडक्शन में जा रहा है तो न्यूट्रल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होल, अब जितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है उतने ही होल बन रहे हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन गया तो 4 ही होल बन रहे हैं, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल और उतने ही इंट्रिंसिक के नंबर होंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, अगर इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, मान लो मैंने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, है ना, और फोर्स इस पर इधर लगता है। लेकिन अब सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन करंट तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो करंट इधर जाएगी, होल जो है अपोजिट इधर जाएगा, तो क्योंकि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है ना इधर। तो सिंपल सा आपको इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही सारी करंट आती है, और जैसे ही हमने करंट की डायरेक्शन निकाल ली, भाई दोनों को ऐड कर दो, दोनों इधर तरह, तो इलेक्ट्रॉन की और होल की दोनों करंट को ऐड कर देंगे, हमें टोटल करंट आ जाएगी। अगर करंट इलेक्ट्रॉन की इस तरफ जा रही है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा होगा। तो ये पूरी बातें मैंने आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कर दी है। आइए आगे और भी देखते हैं। आइए देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ना। क्वेश्चन बहुत सिंपल आ रहे हैं। देखिए, हमने कहा कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता था वो बहुत पुअर कंडक्टिविटी का है, तो हमने कुछ इंप्योरिटी उसमें ऐड कर दी। क्यों ऐड कर दी? ताकि आपका कंडक्टिविटी बढ़ जाए, इसीलिए। अच्छा, जो इंप्योरिटी ऐड की जाती है उसे क्या कहते हैं? डोपेंट, और इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? डोपिंग, जो अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा। डोपिंग होती कैसे है? 10 की पावर 6 एटम में एक एटम डाला जाता है, वही होती है डोपिंग, या 10 की पावर 8 ना। तो सिंपल है कि भाई 10 की पावर 6 या 10 की पावर 8 उसमें एक एटम डालेगा, तो लोग कहेंगे अरे 10 की पावर 8 में से एक, क्या ही फर्क पड़ता है? अरे सुनो भाई, आगे बढ़ो। क्या एक मोल, जब भी हम एटम की बात करते हैं, मोल की बात करते हैं, क्या एक मोल में 10 की पावर 23 है? सुनो, तो एक अगर 10 की पावर 8 में से एक, तो 10 की पावर 23 में से नीचे डिवाइड कर दो, 10 की पावर 15। सोचो, एक मोल में 10 की पावर 15, अब आई ना वैल्यू। तो इसको देख के घबराना नहीं, ये ना, ये चीज़ नहीं बताई जाती है, लेकिन ये मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगे कि हाँ कैसा होता है कि 10 एक मोल में 10 की पावर 15 न जाने कितने मोल होते हैं, इतनी सारी डोपिंग होती है। आइए देखते हैं, बहुत सिंपल। ये क्वेश्चन आ चुका है 2022 में कि ना क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मैं टेलीग्राम पे जो है सारी नोट्स को भेज देता हूँ, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐसे भेज दिया करूँगा ताकि आप थ्योरीज को वहाँ पर देख लो। लिखने में बहुत टाइम लग जाता है ना, ताकि आपको एक बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है उसको मैं भेज दूँगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें कौन कौन, पहली चीज क्या क्या होगा? तो अपना पेंटावैलेंट वाले होंगे, हम लोग पहले ही जानते हैं। अब देखो यहाँ सिलिकॉन है, सिलिकॉन। अच्छा, हमने फास्फोरस क्यों यूज किया मोस्टली? क्योंकि फास्फोरस क्या, सिलिकॉन के अप्रॉक्स जो है ना साइज तकरीबन सेम रहती है अप्रॉक्स। तो ये फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है ना। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, 5 बताया था एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पर अब देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू 1 वैकेंट इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ एक चीज गौर करो, जो हम लोग देखते थे कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता था उसमें टेम्परेचर देने पर इलेक्ट्रॉन निकलते थे और होल बनता था। क्या ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या हमने अभी हीट दी है? नहीं, वो उसके पास पहले से है, क्योंकि 5 होता है, 4 ने बॉन्ड बना लिए, एक फ्री है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू 1 वैकेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड होल प्रोड्यूस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आपसे पूछा जाए कि जो होल क्रिएट होता है वो कब होता है नॉर्मली, थर्मली, तो क्या होता है? टेम्परेचर के बढ़ाने पर होता है ना। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा है? तो सबसे ये क्वेश्चन 2015 में 19 में 2 बार पूछा गया है कि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा होता है? भाई इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है, तो इसका होल से मेजॉरिटी। इसका मतलब अब जो डोनर इंप्योरिटी होगी, जब मेजॉरिटी की हमने पहले ही समझा चुके आपको कि डोनर होता है, तो डोनर इंप्योरिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी, जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। ये मैंने आपको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बना लिया। ये आप, अच्छा, ये इसके फास्फोरस के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, डोनर है ना, देखो डोनर इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया है ना, तो उस पर पॉजिटिव आया, तो इलेक्ट्रॉन ले ले। ये डोनर इमोबाइल, डोनर इंप्योरिटी आयन है, और ये आपका जो गोल गोल बनाया मैंने, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। आइए देखते हैं पी टाइप में क्या है, आसान है। पी टाइप में क्या है अपना? ट्राईवैलेंट है, एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम है मतलब जगह खाली है, मतलब होल होगा। तो इसमें मेजॉरिटी चार कौन से होंगे? होल। ये अपना जिम दिमाग में लॉजिक लगा लिया करो। नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयन क्या होल के बराबर होंगे? जैसे इसमें मैंने देखा, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, भाई ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम है तो लेना चाहेंगे तो निगेटिव आएगा, और एक होल उसके साथ पे होगा, तो ये आप आसानी से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन ये है। ये आपका सेमीकंडक्टर है, एमीटर है, रियोस्टेट है। रियोस्टेट बताया था ना आपको कि क्या होता है,
कि एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जिसको आप अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये तो आपसे कहा कि अगर सेमीकंडक्टर को हीट किया जाए, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है ये, नॉर्मल मार्केट में जल्दी मिलेगा नहीं क्वेश्चन ना, बहुत अगर सेमीकंडक्टर को आप हीट कर रहे हैं तो क्या करें ऐसा रियोस्टेट के साथ कि इसमें करंट चेंज ना हो, करंट चेंज ना हो। बताओ, दिमाग लगाओ, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर का अल्फा क्या होता है, नेगेटिव, यानी आप टेंपरेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, किसका, सेमीकंडक्टर का। अगर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट क्या होगी, ज्यादा, लेकिन हमें करंट बराबर रखना है। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस कम हो रहा है उसको बढ़ा दो, कैसे, रियोस्टेट को बढ़ा दो। तो हम क्या करेंगे, सेम करंट के लिए हम रियोस्टेट को इंक्रीज कर देंगे, सिंपल लॉजिक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, व्हेन, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ है, व्हेन टेंपरेचर ऑफ एन टाइप, एन टाइप का जैसे ही आप टेंपरेचर बढ़ाओगे तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जो ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, वो वैलेंस बैंड से कंडक्टर बैंड में जाएगा, और जाएगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। फिर एक मस्त चीज, पूरा कंपैरिजन हम लोग देखते हुए चल रहे हैं, क्या क्या कंपैरिजन है। और बाकी एक कंपैरिजन जो आता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का, वो मैं आपको वहां पर भेज दूंगा नोट्स, हमने ऑलरेडी सारी चीजें लिख चुकी हैं, तो आप वहां से देख सकते हो, बहुत अमेजिंग चीज है ना। आइए देखते हैं। ये देखिए आपका तीनों कंपैरिजन मैंने कर दिया है। बहुत ही बेस्ट चीज़ ये है, इस पे से क्वेश्चन पूछे गए, कैसे क्वेश्चन, आइए देखते हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक काम समझते हैं। इंट्रिंसिक का क्या, ये वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है। जैसे ही वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, क्या होल क्रिएट हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन गया है तो होल क्रिएट हो गया है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है, अगर जितने यहाँ पर क्या होता है भाई, जितने, सिंपल, कि जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन गया एक होल, एक इलेक्ट्रॉन गया एक होल, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल हैं, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो इनमें जो करंट होगा किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा और होल की वजह से होगा। और हम ऑलरेडी देख चुके थे कि जिधर इलेक्ट्रॉन का करंट ज्यादा, देखो इलेक्ट्रॉन तो इधर जाता था लेकिन करंट इस डायरेक्शन में जाता था, दोनों का करंट क्या ऐड हो जाता था। तो देखो करंट दोनों का ऐड हो गया, लेकिन ये न्यूट्रल होते थे, पहले ही देख चुके। नॉर्मल एन टाइप का थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यही पूछा जाता है अक्सर। अब ये देखो ये नॉर्मल, ऐसे इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें एक्स्ट्रा क्या आएगा, क्या इसमें डोनर आएगा। भाई पेंटावैलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन होते थे, क्या एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जाना कहाँ चाहिए, कंडक्शन बैंड में। तो देख लीजिए, सिंपल लॉजिक लगाओ, इलेक्ट्रॉन जाना कहाँ चाहिए एक्स्ट्रा, कंडक्शन बैंड में। तो जो डोनर वाला होगा, जो डोनर वाला होगा वो कंडक्शन बैंड के पास होगा। उसकी लाइन देखिए, जो डोनर की लाइन होगी, डोनर की इंप्योरिटी की लाइन होगी, कंडक्शन के पास होगी, ताकि आसानी से इलेक्ट्रॉन, देखो इसका एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता था वो जा चुका है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एन टाइप में बताइए कि जो डोनर की इंप्योरिटी की लेवल होती है वो कहाँ पर होती है, तो कंडक्शन बैंड के पास होती है। ये मैंने ऑलरेडी पहले ही दिखा चुका है कि भाई इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस आएगा, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहाँ आसपास रहेगा, तो ये डोनर एटम प्लस होगा और फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास घूमेगा। अच्छा, ये जो आपका करंट आएगा सबसे एक्स्ट्रा किसकी वजह से आएगा, मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। जो करंट आएगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा, यहाँ पर होल तो है नहीं, ठीक। अच्छा, पीवाईक्यू में आएगा, भाई देखो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, मैं पहले ही बता चुका, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। अच्छा, जो ज्यादा होता है उसको मेजॉरिटी बोला जाता है। तो आपसे पूछा जाए एन टाइप में मेजॉरिटी कौन होगी, मेजॉरिटी भाई किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी। तो माइनॉरिटी कौन सी होगी, होल की होगी। और डोनर इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, पहले ही बात कर चुके हैं। तो इसका मतलब जो करंट है वो मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग आएगा, तो मेजॉरिटी में कौन, इलेक्ट्रॉन, तो उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है ना। और न्यूट्रल तो होता ही, पहले बता चुका। अच्छा, इसमें पी टाइप में ट्राईवैलेंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेना चाहता है। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, होल, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो एक्सेप्टर का जो इंप्योरिटी लेवल है वो किससे लेगा, वैलेंस बैंड से लेगा, ठीक है ना। तो एक को दिमाग में बैठा लो, दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। इसमें जो है निगेटिव एक्सेप्टर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेगा तो निगेटिव आएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो होल क्रिएट होगा, पहले ही बता चुके। इलेक्ट्रॉन भी जाता है, होल होता है, ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है ना। और मेनली इसमें क्या होल की वजह से आएगा, तो भाई इसका मेजॉरिटी क्या होती है, इसमें मेजॉरिटी होल होती है, तो होल की वजह से करंट आएगा, पहले ही बात कर चुके हैं। और इसका तो पूरी चीज़ें आप देख सकते हो न्यूट्रल होती है। तो कहीं ना कहीं मैंने पूरी बातें आपको बता दी हैं, ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। देखिए एक है पी एन जंक्शन अपना, ठीक है ना। हमने पी को अलग पढ़ लिया, एन जंक्शन को अलग पढ़ लिया। अब देखते हैं अगर दोनों को, ये दोनों काम के नहीं हैं ऐसे में, लेकिन एक साथ जोड़ देंगे तो काम का हो जाएगा। व्हेन सम पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर कंटेन एन टाइप एंड सम पार्ट ऑफ पी एन एन टाइप, यानी पी और एन अगर दोनों को एक साथ मिला दिया गया है तो क्या आ जाएगा, पी एन जंक्शन आ जाएगा। इनमें दो टाइप की करंट होती है, एक डिफ्यूजन एक ड्रिफ्ट। आइए देखते हैं। ये अपना P मैंने बनाया, ये N बनाया, दोनों को एक साथ जोड़ दिया। क्या P वाले के पास ऑलरेडी पढ़ चुके होल बहुत ज्यादा होता है, क्या N वाले की तरफ मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो होल बताओ P से इधर जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी से इधर जाना चाहेगा। तो बहुत सिंपल, जैसा आप बायोलॉजी में हमेशा पढ़ते हैं, चीजें होती हैं हाई से लो की तरफ जाती है। तो सिंपल सी बात बताइए, होल डिफ्यूज होकर, डिफ्यूज होकर बताओ कहां से, P से N की तरफ जाएगा ऑलरेडी। तो इसका मतलब इसकी करंट भी कहां जाएगी, यहां जाएगी।
जो इलेक्ट्रॉन होगा वो n से p की तरफ जाएगा, और सबको बार बार बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगी। तो यानी डिफ्यूजन की वजह से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कि अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ p से n की तरफ एक करंट जाएगी, उसे क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन करंट बोलेंगे। ये तो पहली चीज होगी, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया। ऐसा नहीं कि एक्सप्लेनेशन बहुत सारी चीजों का होता है, बट मैं श्योर शॉर्ट चीजें बता रहा हूं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब बताओ मेजॉरिटी चार्ज, ये अगली चीज है, डिप्लीशन लेयर की बात हो रही है कि एक तो देखो होल अपना इस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है। क्या एक रीजन ऐसा आएगा, एक ऐसा रीजन आएगा जहां दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? रिकॉम्बाइन हो जाएंगे। रिकॉम्बाइन, देखो इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से ही होल बना था। अब इलेक्ट्रॉन और होल आपस में जाएंगे तो गड्ढा भर जाएगा, कुर्सी जो खाली थी वो फुल हो जाएगी। इसका मतलब इस रीजन में ना इलेक्ट्रॉन होंगे और ना ही इस रीजन में आपके होल होंगे, तो सिर्फ क्या बचेंगे? प्लस और माइनस चार्ज बचेगा। बहुत ध्यान से फिर से सुनिएगा, होल p से इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो इस रीजन में आपस में रिकॉम्बाइन हो जाएंगे, गड्ढा भर जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? प्लस और माइनस। और सबको पता है प्लस और माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट होती है, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, पहले ही पढ़ चुके हैं। हाई पोटेंशियल से लो, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक बैटरी डेवलप होगी, ठीक है ना, वो बैटरी डेवलप कर देंगे। आगे देखते हैं। अब एक सिंपल सी चीज बताइए हम लोग कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है जबकि होल तो इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो वो होल को रोकेगा। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगता है। ध्यान से सुनना भाई, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आना चाहता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उधर लगेगा। तो सिंपल सा अगर कहानी में बताऊं, जो डिफ्यूजन हो रहा था होल का और इलेक्ट्रॉन का, उसको कौन रोकेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रोकेगा। अगर डिफ्यूजन को रोकेगा तो डिफ्यूजन करंट भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ऑलरेडी डिक्रीज होगी, तो सपोर्ट किसका करेगा? सपोर्ट माइनॉरिटी वालों को करेगा। कैसे करोगे? देखो, सपोर्ट माइनॉरिटी यानी ड्रिफ्ट को, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम p से n। p में क्या था अपना? p से इलेक्ट्रॉन, p में इलेक्ट्रॉन जो है कम होते थे, होल ज्यादा होते थे, माइनॉरिटी होता था। तो p से n की तरफ ए हो, और होल क्या होता है अपना? यहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल होता है, इसका मतलब उसको सपोर्ट करेगा। तो बहुत सिंपल कह लें कि वो माइनॉरिटी का सपोर्ट करेगा। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है तो इस डायरेक्शन में होल को आने देगा और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को आने देगा, तो वो एक करंट डेवलप करेगा। और क्या करंट डेवलप करेगा? अपना ड्रिफ्ट करंट डेवलप करेगा, जो कि n से p की डायरेक्शन में होगा। देख लो, n से p की डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो हमने एक सिंपल सी चीज पढ़ ली, जो डिफ्यूजन करंट होता है मेजॉरिटी की वजह से होता है p से n, जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो माइनॉरिटी की वजह से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से n से p। और ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्यूजन का करंट कम होगा और ड्रिफ्ट का करंट ज्यादा होगा। तो एक किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन पे दोनों जीरो हो यानी इक्वल हो जाएंगे, तो नेट कितना आएगा? जीरो। आपसे कोई पूछे नेट जीरो क्यों आएगा? क्यों? दोनों अपोजिट होते हैं। देखो, एक p से n है और एक n से p की तरफ। अब एक बैरियर पोटेंशियल, व्हाट इज द बैरियर पोटेंशियल? हम कह रहे हैं कि जंक्शन पर, इस जंक्शन पर आपका एक हाई पोटेंशियल में है n वाला और आपका ये लो पोटेंशियल पे है p वाला, तो इसकी वजह से क्या होगा? होल और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन रोकेगा। वो पोटेंशियल होल को नहीं आने देगा कि नहीं तुझे नहीं है। देखो, होल आना चाहता है वो रोकेगा, इलेक्ट्रॉन आना चाहता है तो वो भी रोकेगा। तो वही पोटेंशियल क्या होता है? बैरियर पोटेंशियल। नाम में ही जैसे सिलिकॉन के लिए होता है 0.7, तो सिंपल सी बात है 0.7 तक वो रोकेगा, लेकिन जैसे ही आप 0.7 से ज्यादा दे देते हैं तो उसको फिर कूट कर आगे बढ़ जाएगा। और जर्मेनियम के लिए कितना होता है? 0.3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका pn जंक्शन हुआ, इसके बारे में और सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पूरी चीज़ें आपकी हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा आपको समझाया नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अल्टीमेट आपको चीज़ें याद रखनी है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। डायरेक्शन ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था भाई, प्लस से माइनस की तरफ, यानी n से p की तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, ठीक है। दूसरी, डिप्लीशन लेयर के बारे में जितनी भी बातें हैं मैंने सब कुछ लिख दी है। वो कहाँ पर होती है? जंक्शन के पास में होती है। क्या वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इलेक्ट्रॉन और होल रिकॉम्बाइन हो जाते थे, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल नहीं पाए जाएंगे। क्या पाया जाएगा? प्लस और माइनस आयन, जो कि इमोबाइल होते हैं, जो कि मूव नहीं करते हैं। डिफ्यूजन ऑफ फ्री कैरियर, फ्री कैरियर की वजह से ही आया है ये जो डिप्लीशन लेयर बनी थी। किसके लिए? डिफ्यूजन ऑफ फ्री कैरियर की वजह से वो बनी थी।
विड्थ कितनी होती है, तकरीबन 0.1 माइक्रोमीटर यानी 10⁻⁷ मीटर ये होती है, ठीक। अच्छा, इसके बाद विड्थ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, डोपिंग। डोपिंग मैंने बताया था जितना ज़्यादा हम मिलावट करेंगे, अगर जितना ज़्यादा मिलाएंगे तो जो लेयर होगी वो थोड़ा कम होती जाएगी, सिकुड़ती जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि अगर चीज़ें दूर दूर होंगी, भाई चीज़ें अगर दूर दूर होंगी तो थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, तो अगर बहुत ज़्यादा डोपिंग होगी तो विड्थ क्या हो जाएगी, कम होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। उसके बाद पोटेंशियल बैरियर की हमने बात देखी थी। अपोज मेजॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी कैरियर को अपोज करता था, ये लोग हम पहले ही देख चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करती थी, ठीक। डिफ्यूजन यानी किसको, मेजॉरिटी में कौन होता था, डिफ्यूजन वाला, तो डिफ्यूजन का अपोज करता था। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये है कि सिलिकॉन का कितना होता है 0.7 वोल्ट, अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, मैंने निकाल दिया, खाली एक्स्ट्रा है, डेल्टा वी बाई डी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, तो डेल्टा वी कितना, पोटेंशियल बैरियर कितना है 0.7, विड्थ कितना है 10⁻⁷ अप्रॉक्स, तो इतना आपका वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये हो गया। अगर बायसिंग नहीं है, यानी कोई भी बायसिंग नहीं है, कोई भी बायस यानी कोई भी बैटरी हमने नहीं लगाई है अगर बाहर से, तो हमने देखा था भाई डिफ्यूजन वाला और ड्रिफ्ट वाला इक्वल है, तो नेट कितना आएगा 0, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं अगर हम बायसिंग कर दें, बैटरी लगा दें, डायोड बना दें, तब क्या होगा, दो टाइप का डीसी सप्लाई के साथ, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स। अच्छा, फॉरवर्ड का मतलब सिंपल सा कहानी क्या है, ये आपका पीएन है, अगर प्लस वाला पी की तरफ है फॉरवर्ड बायस, अब देखो यहां से करंट पी से एन की तरफ जाएगा, तो एक तरफ ये डायोड का मैंने आपका सिंबल बना दिया है, तो पी से एन की तरफ आपका फ्लो हो जाएगा, हाई से लो की तरफ फ्लो हो जाएगा। जबकि रिवर्स बायस में क्या करेंगे, पी को निगेटिव कर देंगे, पी को निगेटिव कर देंगे। अब खुद सोचो, P से N की तरफ फ्लो होना है, P से N की तरफ फ्लो होना है, तो क्या बताओ, जबकि P पर माइनस है, क्या फ्लो हो पाएगा, नहीं, हमेशा निगेटिव से हाई तक नहीं जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, जबकि यहाँ निगेटिव है, तो इसलिए आपके रिवर्स में फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी दे सकते हैं, अगर P वाला पॉजिटिव है मतलब हाई पोटेंशियल, जरूरी नहीं ये हाई पोटेंशियल होना चाहिए, जैसे मान लो ये 10 है ये 5 है, तो हाँ ज्यादा हो गया, तो Vp ज्यादा होगा। अच्छा, यहाँ डिफ्यूजन की वजह से मूव करेगा, क्यों, आपका प्लस है तो हाई से लो, तो डिफ्यूजन की वजह से मूव करेगा, जबकि यहाँ पर मूव नहीं करेगा। तो बहुत ज्यादा मैं नहीं समझाऊंगा, इतना कहूंगा, देखो रिवर्स बायस में मूव तो करंट नहीं करेगा, लेकिन उसके अंदर अपनी कुछ चीजें लीकेज होगा। प्रैक्टिकल में अगर हम लोग प्रैक्टिकल में देखें, कुछ ना कुछ लीकेज करंट आएगा, सैचुरेशन रिवर्स सैचुरेशन करंट आएगी, उसी की वजह से वो मूव करेगा, माइनॉरिटी की वजह से, तो ड्रिफ्ट की वजह से। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछी जाती है कि फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, तो सिंपल तरीका बताता हूं रटने का, जो मैंने रटा था सिंपल, ऑल डिक्रीज, सब कुछ डिक्रीज हो जाता है। क्या क्या डिक्रीज होता है, ठीक है ना। अच्छा, यहां एक चीज बता देता हूं कि पोटेंशियल बैरियर जो होता है डोपिंग पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल बैरियर जो है डोपिंग पे डिपेंड नहीं करता है। इसमें फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, ऑल डिक्रीज, सब कुछ डिक्रीज हो जाएगा। ऑल में क्या क्या आएगा, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज, क्यों, करंट फ्लो होगा, धक्का उक्का लगेगा, तो उससे क्या होगा, आपका विड्थ ऑफ लेयर डिक्रीज होगा। अच्छा, लेयर डिक्रीज हो रही मतलब थिन हो रही है, और डायोड का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। कोई पूछेगा भाई इसका क्या लॉजिक है, सिंपल देखो, क्या फॉरवर्ड बायस में हम कह रहे हैं कंडक्टिविटी होती है, कंडक्शन होगा, हाँ करंट फ्लो होगा, अगर करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, जाहिर सी बात, तभी तो फ्लो हो रहा है, ठीक है। दूसरा, इसमें किसकी वजह से आ रहा है, मेजॉरिटी, मैंने पहले ही बताया मेजॉरिटी की वजह से आ रहा है करंट फ्लो हो रहा है, डिफ्यूजन करंट पी से एन की तरफ, देखो बता भी दिया, प्लस से माइनस की तरफ, पी से एन की तरफ, करंट लेकिन बहुत कम आएगा, मिली एम्पियर में आएगा। अच्छा, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक में बार बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। जब हम करंट को पढ़ा रहे थे तो हमने एक चीज बताई थी कि ओम्स लॉ, V = IR, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे जो फॉलो नहीं करते थे, उसमें से एक डायोड था, अगर किसी को याद हो, नहीं तो वो लेक्चर देख लेना, ठीक है ना। तो ये देखते हैं। अच्छा सुनो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, अगर 0.7 वोल्ट सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल 0.7 है, यानी 0.7 तक तो वो फ्लो नहीं होने देगा, 0.7 तक तो वो फ्लो नहीं होने देगा। जैसे ही उससे ज्यादा देंगे तब तो फ्लो होने लग जाएगा, अब तो फ्लो होने लग जाएगा। तो 0.7 तक देख लो, करंट 0 तक, 0.7 तक 0 है, तो इसे कहते हैं नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, ये बैरियर पोटेंशियल है। उससे ज्यादा जैसे ही देंगे, अब देखो का इंक्रीज, जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज होता है वैसे वैसे इंक्रीज। क्या ये लीनियर ग्राफ है, नहीं, तो नॉन लीनियर है, इसीलिए ये अगर नॉन लीनियर है तो नॉन ओमिक है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि शुरू में क्या होगा, 0.7 तक कोई भी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि अपोज कर रहा होगा, सिलिकॉन का अपना होता है हिस्सा ना, अपना अपोज करेगा, ठीक है ना। अब 0.7 से ज्यादा दे देंगे तो वो फ्लो हो जाएगा। इसमें कहानी क्या है, अगर इसमें इंक्रीज हो रहा है तो इसमें डिक्रीज हो जाएगा, इसमें लेयर अगर डिक्रीज थिन हो रही है तो उसमें थिक हो जाएगी, इसमें माइक्रो, देखो इसमें मेजॉरिटी है तो उसमें एक को अच्छे से कर लो, दूसरा उल्टा कर दो, इसमें मेजॉरिटी इसमें माइनॉरिटी, इसमें डिफ्यूजन इसमें ड्रिफ्ट, इसमें मिली इसमें माइक्रो। इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही क्या होता है, थोड़ी सी आपका अंदर होते होते, यानी जैसे ही रिवर्स सैचुरेशन करंट, मैंने बताया लीकेज करंट आता है, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है, धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आता है जब सारे के सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, सिलिकॉन के अंदर जो बॉन्ड होते हैं सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, और जैसे ही सारे बॉन्ड टूट जाते हैं तो अचानक से करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो देख लो, अचानक से ब्रेक डाउन वोल्टेज पे अचानक से सब कुछ ब्रेक हो जाता है। और भाई अगर सब कुछ ब्रेक हो जाएगा, अगर सब कुछ ब्रेक हो जाएगा तो आसानी के साथ क्या है, आपका करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो अचानक से देखो यहां तक क्या
धीरे धीरे जा रहा है बैरियर पोटेंशियल, उसके बाद अचानक से ब्रेकडाउन, जहां ब्रेकडाउन वोल्टेज हुआ फिर करंट बहुत ज्यादा, देखो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया, थोड़ा थोड़ा नहीं, यहां थोड़ा थोड़ा बढ़ा, या अचानक से पूरा बढ़ गया। इसी दोनों को मिला देंगे, इसको और इसको मिला देंगे, पूरा एक ग्राफ आ जाएगा। तो सिंपल है, तो दोनों ग्राफ एक साथ पूछ सकता है, वरना दोनों ग्राफ अलग अलग पूछ सकता है। ठीक है ना, आइए देखते हैं फिर। आइए देखते हैं कि पीएन जंक्शन पर जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे, मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर ले लिए हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो बहुत लेंदी हैं, और मैंने उसको समझा दिया है, बस खाली अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना है। तो उसका मैं पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, यानी ये नोट्स के बाद उसमें पीडीएफ ऐड करके पूरा भेज दूंगा आपको, वहाँ से देख लेना, अननेसेसरी फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। तो हमने पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन का पूरा डिटेल में देख लिया है, तो उसमें लिख दूंगा, तो आप लैंग्वेज बस देख लेना ताकि आपको लिखने का एक आइडिया हो जाए। दूसरा, फॉरवर्ड बायस का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, पूरा क्या क्या होता था, कैसे कैसे होता था, वो सारी चीज़ें। या एक क्वेश्चन ये है, प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, वही ड्रिफ्ट वाला और आपका जो डिफ्यूजन वाला, या फिर डिप्लीशन लेयर कैसे फॉर्म होती है। तो ये जो क्वेश्चन है सारे, ये आपको मैं पीडीएफ में मिल जाएगा। आईवी कर्व हो गया, अनबायस। अब बाकी चीज़ें कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस लो क्यों होता है, कम क्यों होता है। तो हमने पहले ही देखा है कि फॉरवर्ड करंट में आपका जो वोल्टेज होता था वो पोटेंशियल बैरियर को अपोज करता था। अगर पोटेंशियल बैरियर को अपोज करेगा, जाहिर सी बात है हम करंट को फ्लो होना देना चाहते हैं, लेकिन जो पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है ना, वो हमको रोकना चाहता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ विड्थ तो जो है डिक्रीज होती है। हम लोग देखें, अब विड्थ अगर डिक्रीज हो गई है तो थोड़ा सा अगर आप बढ़ाओगे तो ज्यादा करंट बढ़ जाएगा, तो अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसी का उल्टा कर देंगे, रिवर्स बायस में बैरियर पोटेंशियल की हाइट इंक्रीज होती है, तो क्या होता है, लार्ज इंक्रीज इन रिवर्स वोल्टेज शो लार्ज इंक्रीज इन रिवर्स करंट। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है ना, यहाँ आई थिंक कुछ मिस्टेक है, भी सही कर दूंगा। दूसरी चीज़ ये हो गया, डिप्लीशन रीजन क्या होती थी, स्मॉल रीजन इन विसिनिटी ऑफ जंक्शन विच इज डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी क्वेश्चन आया है। तो जहाँ जहाँ मैंने स्टार लगाया है वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुके हैं, तो उसको आप अच्छे से देख लेना। फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में जो जो चीज़ें थी, कम होती थी, ज़्यादा होती थी, वो सारी चीज़ें आपको देख लेना है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर 2 नंबर में। डोपिंग क्यों जरूरी है, डोपिंग जरूरी है, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आया डोपिंग क्यों जरूरी होती है। जो इंट्रिंसिक वाला होता है, कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, तो हम उसमें थोड़ा सा डोपिंग कर देते हैं ताकि एक्सट्रिंसिक बन जाए और कंडक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है। और अनबायस, अगर कोई अनबायस है तो हम देखते थे पी वाले पे हाई होता था और एन वाले पे आपका पोटेंशियल कम होता था अनबायस का। अच्छा, अनबायस जब होता है तो करंट, टोटल करंट कितना होता है, 0, को भी देख चुके हैं। आईवी कर्व ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, जर्मेनियम और सिलिकॉन का अगर अलग अलग बनाने को बोले तो जर्मेनियम का 0.3 होता है तो पहले आएगा, सिलिकॉन का थोड़ा ज्यादा होता है तो वो ज्यादा आएगा। दूसरी, फिर अगली चीज, वाई करंट अंडर रिवर्स बायस इंडिपेंडेंट। जो रिवर्स बायस में करंट होता है अप्लाइड वोल्टेज पर इंडिपेंडेंट क्यों होता है। तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे कि रिवर्स में क्या होता है, करंट तो फ्लो होता ही नहीं है, वो तो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है या लीकेज करंट होता है, माइनॉरिटी की वजह से जो फ्लो होता है उसकी वजह से होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता बल्कि माइनॉरिटी चार्ज के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो अच्छे से मैंने लिख दिया है। दूसरा, व्हाई डज रिवर्स करंट शो सडन इंक्रीज। हम देखते थे कि रिवर्स में अचानक से करंट इंक्रीज होता था, तो उसका रीजन क्या है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज पर मैंने बताया था जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, और अगर सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे तो बहुत सारे कैरियर, चार्ज कैरियर फ्री हो जाएंगे, और फ्री हो जाएंगे तो करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। और आपका कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको इसको ध्यान से देखना है। आइए देखते हैं हम लोग, एक टॉपिक है बायसिंग को चेक करते हैं, कौन फॉरवर्ड बायस है कौन रिवर्स बायस है, कैसे चेक करते हैं, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं 1-2 बार, देखते हैं। चेक बायसिंग, मैंने पहले ही बताया था कि फॉरवर्ड बायस में अपना क्या होता है, पी वाले को ध्यान रखना है, वो हाई पोटेंशियल पे होता है। ध्यान से, ये आपका बना हुआ जो ब्लैक ब्लैक मैंने बनाया वो क्वेश्चन है, और जो मैंने ब्लू ब्लू बनाया है वो आपका आंसर है। देखो, ये 2 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट बड़ा है, इसका मतलब पी पर ज्यादा वोल्टेज आएगा और एन पर कम वोल्टेज आएगा। तो ये देखो, हाई से लो की तरफ क्या जाएगा, हाई से लो की तरफ करंट फ्लो होगा, मतलब फॉरवर्ड बायस है। सिंपल है, अगर पी से एन की तरफ फ्लो हो रहा है हाई से लो की तरफ, वो फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, स्टार क्वेश्चन है, बहुत अमेजिंग, गलती होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, ठीक है ना। देखो, ये 1 वोल्ट है, लेकिन ध्यान से देखना है, जब 1 वोल्ट हम लोग लेते हैं, अच्छे से सीख चुके हैं, जो छोटा होता है वो माइनस होता है और जो बड़ा वाला होता है वो प्लस होता है। तो बड़ा वाला प्लस है और वो जमीन में चला जाएगा, देखो अर्थिंग दी हुई है, जमीन में चला जाएगा 0, तो -1, तो पी पर क्या है -1। इसी तरीके से ये -2 और ये +2, तो +2 वाला यहाँ अर्थिंग का सिंबल है, 0 हो जाएगा, और इस पर n पर -2। खुद सोचो, क्या -1 और -2 में बड़ा कौन है, -1 बड़ा है, इसका मतलब ये पी वाला बड़ा है, हाई से लो की तरफ जाएगा,
फॉरवर्ड बायस। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। दूसरा, ये 2 वोल्ट है, फिर से वही, ये -2 है, लेकिन इस बार देखो, इस बार इसका साइन देखो, ये बड़ा वाला इधर है तो +6 वाला इधर है। अब ये N और P है, N वाला ज्यादा है, क्या N से P की तरफ फ्लो हो पाएगा? नहीं फ्लो हो पाएगा, P से N की तरफ होता है। इसका मतलब ये क्या है? रिवर्स बायस है। ठीक, अब अगली चीज, अगर डायोड आइडियल है तो फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है कि अपना जो ये डायोड है, रेजिस्टेंस 0 है तो डायोड का रेजिस्टेंस 0 माना जाता है, तो वो सिंपल वायर की तरह एक्ट करने लगता है। और अगर रिवर्स बायस है, उसके अंदर फ्लो नहीं होगा, सबको पता है, लॉजिक लगाएंगे भाई रिवर्स बायस में फ्लो नहीं होगा, वो एज अ ओपन सर्किट एक्ट करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, ये अपना क्या है, प्लस, तो प्लस 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 तो प्लस, तो ये P वाला सिंबल प्लस है, तो इसका मतलब ये आपका फॉरवर्ड बायस है। और फॉरवर्ड बायस है तो सिंपल सा कैसा बन जाएगा? एक सिंपल वायर बन जाएगा। तो I = V/R, तो V कितना है? 2, और R कितना है? 4, 2/4। अगर ये क्वेश्चन अमेजिंग, फिर से एक बार अमेजिंग क्वेश्चन, क्यों अमेजिंग है वो बताता हूं। ये वही सेम चीज फॉरवर्ड बायस ही है, देखो प्लस वाला P वाला हाई पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है फॉरवर्ड बायस। इस बार लेकिन सिलिकॉन दे दिया है, इस बार सिलिकॉन दे दिया है, और सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है? 0.7। यानी समझना, यानी आप जब 2 वोल्ट से बढ़ा जाओगे 0.7 तक कोई करंट नहीं आएगा। जैसे वो एक चीज टॉपिक हमने पढ़ा था, ध्यान है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे ही। तो इसका अपना 0.6 ओम है, तो टोटल कितना आएगा? 2 + 0.6 टोटल। सिलिकॉन का VB बैरियर पोटेंशियल कितना है? 0.7। इसका मतलब 2 में से 0.7 घट जाएगा, तो नेट कितना बढ़ेगा? 1.3। यही आपको ध्यान देना, नेट कितना बचेगा? 1.3। तो इसका मतलब 1.3/2.6 होगा, ना कि 2/2। तो टोटल 2 काउंट नहीं होगा। इस बार बैरियर पोटेंशियल हमने अच्छे से पढ़ा है फॉरवर्ड बायस में कि बैरियर पोटेंशियल के बाद ही करंट फ्लो होता है, तो उतना माइनस करना पड़ेगा आपको ध्यान से, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है, PYQ में आ चुका है। इस क्वेश्चन को मैंने दोनों मिक्सचर ले लिया है, ठीक है ना। ये सारी अपनी नोट्स से क्वेश्चन करा रहा हूं, जो मेरी अपनी कोटा की नोट्स है सारी, ठीक है ना। उसमें से अमेजिंग क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ये 2 ओम, ये फॉरवर्ड बायस, अब देखो यहां से गया, प्लस है, गया गया गया, इसमें फ्लो होगा, फॉरवर्ड बायस है, लेकिन इसमें फ्लो नहीं होगा। देख लो सिंबल, N से P की तरफ थोड़ी फ्लो होता है, उल्टा बना, रिवर्स बायस। अगर इसके अंदर फ्लो नहीं होगा, इसको हटा दो, वही सिंपल। अगर इसके अंदर फ्लो नहीं हो रहा, सर्किट तोड़ दो, तो करंट कहां फ्लो होगा? इधर से इधर से इधर से चला आएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो सिंपल R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2 + 2 + 1 5, और I = V/R। तो ये सारी चीजें अपनी हो चुकी हैं। अब एक अपना लास्ट टॉपिक बचता है, रेक्टिफायर। बहुत अमेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। देखिए अपना लास्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन, ठीक है ना। एप्लीकेशन देखते जा रहे हैं। सबको पता है ना कि अपने जो घर हैं उस घरों में AC आती है, AC, जबकि हमारी सारी डिवाइसेस कैसी होती हैं? DC पे वर्क करती हैं। तो क्या AC को DC में कन्वर्ट किया जाना चाहिए? हाँ, तो उसी के लिए यूज़ क्या किया जाता है? रेक्टिफायर, डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट AC इंटू DC। अच्छा, ये किस बेस पर एक्ट करती है? 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है। सिंपल सी बात इसमें है कि हमने देखा था कि जो डायोड होता है, डायोड का एप्लीकेशन है, तो जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस में करंट को फ्लो होने देता है, और अपोजिट में यानी रिवर्स बायस में फ्लो नहीं होने देता। तो ये फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट जो है होने देता है। इसी के बेसिस पर रेक्टिफायर बना है। कैसा होता है? हाफ वेव और फुल वेव। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है हाफ वेव का मतलब ये जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट होती है। अल्टरनेटिंग करंट कैसी होती है? देखो ये AC होती है, एक साइकिल पॉजिटिव में, एक साइकिल नेगेटिव में, एक पॉजिटिव में, एक नेगेटिव में। तो ये जो होता है हाफ वेव वाला, सिर्फ हाफ वेव को रेक्टिफाई करता है और हाफ वेव को गायब कर देता है। फुल वेव वाला पूरा करता है। ये पहली चीज हो गई। अगर आपसे कंपैरिजन पूछा जाए, दूसरी चीज क्या होती है? फ्रीक्वेंसी आएगी, तो हम अभी देखेंगे। तो मैं कह रहा हूं आपका रेक्टिफायर है, इसको हम देखते हैं, ठीक है ना। ये रेक्टिफायर है। सबको पता है जो डायोड होता है, डायोड, वो डायोड किस पर तकरीबन 5 वोल्ट 10 वोल्ट, बहुत छोटा वोल्टेज का होता है, जबकि अपने घरों में 220 वोल्ट आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको एक डिवाइस याद है, ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर। तो वो क्या करता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ये आपकी प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, आप डिटेल में इसको पढ़ोगे। अभी हम रेक्टिफायर की बात करें तो आप सिंपल सा देखो, ये हाई वोल्टेज वाली, और ये आपका प्राइमरी कॉइल, और ये सेकेंडरी आपकी होती है। इसमें हमने एक डायोड लगा दिया है, ये P और ये N है, ये S1 और ये S2, पॉइंट मैंने बनाया समझाने के लिए। और मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया है, क्यों? क्योंकि इनपुट जो वोल्टेज आपका है और ये आउटपुट, सबको पता है
जो रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होता है तो अपने ऊपर ड्रॉप करवाता है, और जब ड्रॉप करवाएगा तो वही हमने दो टर्मिनल बना दिया कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वही हमारा आउटपुट होगा। सिंपल सी बात है। तो देख लो अब हम क्या करें, जब आपकी फर्स्ट हाफ साइकिल है, फर्स्ट हाफ यानी जो पॉजिटिव वाली साइकिल है, ये देखो पॉजिटिव और निगेटिव होती, तो ये मैंने बनाया, तो जब आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो S1 वाला ये पॉजिटिव होता है और S2 क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब खुद सोचो अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो क्या यहां पर फ्लो हो जाएगा, P से N की तरफ फ्लो होने लगेगा, P से N की तरफ फ्लो होगा, और जैसे ही P से, ये देखो P पॉजिटिव है और N वाला क्या है अपना निगेटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा तो फॉरवर्ड बायस हुआ। तो डायोड हमारा कैसा है, फॉरवर्ड बायस है, तो करंट फ्लो होगा, और करंट अगर फ्लो होगा तो इस पर ड्रॉप होगा और हमारा क्या V = IR आ जाएगा। तो देख लो पॉजिटिव साइकिल में हमारा आउटपुट आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम निगेटिव साइकिल में जाते हैं, जैसे ही हम निगेटिव साइकिल में जाते हैं, क्या S1 वाले पर निगेटिव आएगा, और सबको पता है अगर S1 यानी P पर निगेटिव आएगा रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में कोई भी करंट नहीं जाता है। तो अगर करंट नहीं जाएगा तो यहां पर ड्रॉप नहीं होगा, अरे ड्रॉप नहीं होगा तो यहां पर कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा। तो देख लो 0, तो एक प्लस वाले में आएगा और निगेटिव वाले में 0, फिर प्लस वाले में आएगा निगेटिव वाले में 0। तो मैंने पूरा तरीका यहां पर फ्रीक्वेंसी जो इनपुट की है वही आउटपुट की अपनी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये चीज आपका हो गया पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और ये आपका आउटपुट हो गया पूरा का पूरा सिग्नल, सारी चीजें प्लस का आपका पूरा बना सकते हैं। फुल वेव वाले में क्या होता है, फुल वेव वाले में क्या होता है, हम दो लगाते हैं, कितना लगाते हैं, दो डायोड लगाते हैं, एक S1 एक S2 लगाते हैं, और इन दोनों, अच्छा ये दो टाइप का होता है, एक अपने सिलेबस में सेंटर टाइप। सेंटर टाइप का मतलब इस कॉइल के सेंटर से हमने क्या रेजिस्टेंस लगाया है और वहां पर अपना वोल्टेज नाप रहे हैं। यहां पर देखो यहां नाप रहे हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं, आपने बीच में रेजिस्टेंस लगाया और रेजिस्टेंस के दोनों तरफ यानी इस पर जो भी ड्रॉप होगा उसको हम V0 दिया, आउटपुट उसको मेजर करेंगे। अब इसमें क्या है, S1 और S2 है। अब जैसे ही फर्स्ट हाफ साइकिल आई, S1 वाला क्या है पॉजिटिव, तो S2 क्या हो जाएगा अपना निगेटिव। तो देख लो भाई जाहिर सी बात, अगर S1 पॉजिटिव होगा तो S2 क्या हो जाएगा अपना, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव हो जाएगा, सिंपल। तो S1 वाला फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और D2 यानी ये वाला D2 वाला क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। अगर ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, तो देख लो फॉरवर्ड बायस। तो करंट कैसा जाएगा, यहां से होता हुआ और यहां से RL से, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, A से B की तरफ करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यानी प्लस वाले का अपना आउटपुट मिल चुका है। जैसे ही सेकंड हाफ में निगेटिव आया, सेकंड हाफ में जैसे ही निगेटिव आया, अब क्या हुआ, S1 वाला निगेटिव, बिल्कुल S1 वाला अगर निगेटिव आया तो S2 क्या आ जाएगा पॉजिटिव, अरे भैया S2 पॉजिटिव आया, अब S2 चल पड़ेगा। देख लो यहां अगर ये S2 पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव से पॉजिटिव और यहां तो जाएगा नहीं, तो यहां चला जाएगा। अभी भी करंट की डायरेक्शन क्या है, A to B, अभी भी करंट की डायरेक्शन क्या है, A to B। एक बार क्या हुआ, प्लस वाले में D1 चला और माइनस वाले में D2 चला, तो D1 चला D2 चाहे जो चले, लेकिन करंट तो यहां पर फ्लो होगा, और करंट अगर फ्लो होगा ड्रॉप आएगा, आउटपुट आएगा, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाती है, डबल। यानी AC कन्वर्ट किसमें हो चुका है, DC। 100% नहीं होगा, ये ना सोचना 100% नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए एफिशिएंसी, इसलिए लिखा है ना पल्सेटिंग डीसी है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है इसकी एफिशिएंसी डबल है, ज्यादा है ना, ये 42 और ये तकरीबन 80 समथिंग के अप्रॉक्स होती है ना वैल्यूज, खाली याद ऐसे नॉर्मल। अब देखो क्या है भाई, 50% लॉस कर दिया ना, देखो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 0, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ यानी निगेटिव वाले को दूर कर दे रहा, तो ये बेस्ट वाला है, ठीक है ना। तो ये अपना क्या हुआ, रेक्टिफायर हुआ। मैंने बहुत अच्छे तरीके से पूरा आपको रेक्टिफायर बता दिया है जितना अपने सिलेबस के अंदर है, ठीक है ना। अब जो भी मैंने बताया था आपको कि रेक्टिफायर का कैसे कैसे होता है भाई पूरा, तो अब इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना होगा कि जब हम S1 फर्स्ट हाफ साइकिल में S1 पॉजिटिव होता है, S2 निगेटिव होता है, एक फॉरवर्ड बायस में एक रिवर्स बायस में, फिर करंट फ्लो होता है पूरा। तो मैं इसका अच्छे तरीके से आपको पूरा PDF में इसको सेंड कर दूंगा। सभी लोग जाइए और PDF को नीचे से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिए जरूर। पूरा लिखने से वीडियो लंबा हो जाएगा, आपने समझ लिया है, अब बस उसको लिखना है, तो एक बार आप वहां पर देख लेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो गाइज आप बहुत अच्छे से पढ़िए इस चैप्टर को, 7 नंबर का है, बहुत इजीली 7 नंबर आपको मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ द लक गाइज, थैंक यू वेरी मच।